नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है होमवर्क के इस 8th पार्ट में। ये पार्ट में मैं आपको कुछ जानकारी म्यूचुअल फंड के बारे में देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे मिले हैं जो डिस्कशन से पता चलता है कि वो बोलते हैं कि हमको तो डर लगता है म्यूचुअल फंड में। जो बहुत लोग कमा रहे हैं लेकिन कैसे करना है हमको पता नहीं है। इतना पता है कि रिटर्न अच्छा मिलता है, लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं आजकल म्यूचुअल फंड से, लेकिन म्यूचुअल फंड क्या है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन म्यूचुअल फंड की मैं लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो इसमें क्या होता है, ये जैसे देखो, ये मैंने डायग्राम लिया है। इन्वेस्टर जो होता है वो एक फंड मैनेजर को अपने पैसे दे देते हैं, उसमें से वो लोग कहीं पे लगाते हैं और उसका जो रिटर्न मिलता है वो वापस इन्वेस्टर के पास आ जाता है। तो इसमें आपका कॉमन स्लोगन भी है, तो नाम मैंने रखा है इसका म्यूचुअल फंड सही है। तो हाँ, सच में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है। अच्छा, क्यों जरूरी है? देखो, इंडिया में आप देखते हो तो मेजर सोर्स जो है लोगों का इनकम का सैलरी से होता है। इनकम का जो सोर्स है या तो फिर अपने बिजनेस में से होता है, और जो कुछ बच जाता है उनके पास वो लोग सीधा इन्वेस्ट करते हैं। ज्यादातर लोग ये देखा गया है कि बैंक में डिपॉजिट करते हैं या एलआईसी की पॉलिसीज ले लेते हैं, ज्यादा उनका कुछ इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। तो आप देखोगे, अगर म्यूचुअल फंड के जो हिस्ट्री देखोगे या उसके रिकॉर्ड्स पास्ट में देखोगे तो ऐसा पाया गया है कि जो 2020 में, मतलब लास्ट ईयर, जो लोग ने म्यूचुअल फंड के ब्लू चिप में पैसे डाले थे कुछ स्कीमों में, तो वो रिटर्न उनका एक साल में 50% से ज्यादा, मतलब बैंक का जो आज 5% आप इंटरेस्ट देते हो, तो 10 टाइम्स बेटर, 5 to 10 times मोर रिटर्न देन बैंक डिपॉजिट। आपको इतना 4-5 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने, मतलब 100 रुपये आपने लगाए, एक साल के बाद आपके हो जाते 150। या बैंक में रखोगे तो एक साल के बाद होंगे 105 रुपये। तो यही डिफरेंस है। तो ये जब लोगों को सुनने या पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, हमने सुना बहुत है लेकिन कैसे करना है हमको नहीं पता है। तो इसके लिए आपको बता दूं कि आपको कोई डीमैट अकाउंट भी खोलना जरूरी नहीं होता है तो उसमें आप ले सकते हो लेकिन जरूरी नहीं है। तो आप जब इन्वेस्टमेंट में, एक्चुअली जब आप पैसे डालते हो तो आप अपने पैसे किसी एक्सपर्ट को दे देते हो और वो आपके पैसे सही जगह पे लगाता है, उसमें से वो भी कुछ लेता है और बचा हुआ आपको दे देता है। सीधा है, जो बैंक रेट से, बैंक इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। ये ऐसे है, आपको सिंपल से एग्जांपल ले ले। आपके पास गाड़ी है, आपको चलाना नहीं आती और आपको कहीं जाना है तो क्या करेंगे? एक ड्राइवर हायर कर लेंगे, उसको थोड़े पैसे दे देंगे कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तुम चलो मेरे साथ। वो एक्सपर्ट है, आपको एक बार आपने ड्राइवर हायर कर लिया, फिर आपको टेंशन नहीं कि कैसे चला के पहुंचोगे, कौन सी जगह आप स्टेशन पर पहुंचे, वो आपको देखना नहीं है। वही करेगा, वो उसका काम है। तो इसी तरह से आपके जो पैसे है वो आप उसको एक्सपर्ट को दे देते हो। वो सामने क्या लेगा, अपनी से थोड़ी फीस लेगा, चार्ज करेगा, और वो फीस के बदले में आपका जो पैसा है वो सही जगह लगाएगा और आपको उसका बेनिफिट देगा। तो मैं आपको ये, अगर आपने आज तक म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट किया तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा 5 या 10 हजार रुपये भी एक बार डाल के देखो, और फिर आपके बैंक इंटरेस्ट से कंपेयर करो, बैंक का जो डिपॉजिट है उसके साथ ये कंपेयर करो कि भाई इधर होता तो मेरा कितना होता और इधर कितना हुआ है। और प्रोसीजर इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में, आप इजीली ये कर सकते हो। तो आइए देखें थोड़ा डिटेल म्यूचुअल फंड के बारे में आपको जानकारी। ये क्या है? एक सिंपल सा पॉकेट है जहाँ पे आप पैसे, लास्ट में मैंने बताया था कि आपको अलग अलग जगह पे आपको पैसे रखने चाहिए। वो भी एक ऐसा पॉकेट है जहाँ से आपको बहुत हाई रिटर्न मिल सकता है। अच्छा, उसके अंदर आप खरीदते कैसे हो? जैसे आपको शेयर का प्राइस पता है कि आप शेयर लेते हो तो ये प्राइस का शेयर है, तो आप इतने रुपए डालते हो तो आपको उसके हिसाब से इतने शेयर मिलेंगे। उसी तरह से म्यूचुअल फंड में एक टर्म होती है एनएवी, जिसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। तो वो एक्चुअली म्यूचुअल फंड का जो यूनिट होता है, जैसे शेयर्स होते हैं इस तरह से म्यूचुअल फंड में नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं। तो यूनिट्स के हिसाब से आपको, उतने आप जितने पैसे लगाते हो उतने आपको एनएवी उस दिन का क्या है, मतलब उस दिन का उसका भाव क्या है, उसके हिसाब से आपको उतने यूनिट आप खरीद सकते हो। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है, आप 1000 रुपये डालते हो और एनएवी 20 रुपया है, तो आपको कितने 50 यूनिट मिल जाएंगे।
अच्छा, ये जैसे आपने यूनिट म्यूचुअल फंड खरीदा तो आपको एक 7 से 9 डिजिट का एक नंबर दिया जाता है, जिसका नाम है फोलियो नंबर। उससे ही सब ट्रांजेक्शन होता है। एक नंबर आपको पता चल गया कि मेरे कंपनी का ये नंबर है, आपका इन्वेस्ट पैसा ये नंबर पे लगा हुआ है आपका वो कंपनी में, तो वो फोलियो नंबर है। कभी भी आप फोलियो नंबर डालोगे तो उसका कितना क्या हुआ वो नेट पे आप खुद अपने घर पे बैठे बैठे उसका क्या पोजीशन है, कितने बड़े कितने कम, वो सब देख सकते हो। जो कहाँ पे आता है, इसका एक अकाउंट आता है जिसको बोलते हैं एसओए, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो आप चाहो तो रोज भी डाउनलोड कर सकते हो, सिस्टम ऑटोमेटिकल भी है। कुछ म्यूचुअल फंड में ऐसे आप बोल दो मुझे रोज दिखाते रहना मेरे कितने पैसे हुए, तो रोज आपको स्टेटमेंट भेजता रहेगा। फ्रैंकलिन में करके है म्यूचुअल फंड, उसमें सिस्टम है। आप सब म्यूचुअल फंड आपने लिया है और बोल दो उसको, एक बार एंटर कर दो कि मुझे रोज स्टेटमेंट भेज देना मेल पे, तो रोज उसका स्टेटमेंट आ जाएगा। या आपको वीकली चाहिए तो वीकली आएगा, मंथली चाहिए तो मंथली आएगा। अच्छा, इसमें पैसे तो आपने जोड़ दिया, अब आपको फायदा क्या, तो जैसे आपको बैंक में पैसे लगाते हो इंटरेस्ट मिलता है, वैसे भी यहाँ पे वो डिविडेंड मिलता है उसका। मतलब वो आपके पैसे जहाँ पे लगा है, जब कंपनी डिक्लेयर करती है, शेयर में भी ऐसा होता है, जब वो डिक्लेयर करते हैं वो टाइम पे अगर आपके नाम पे जितने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है उतने उसके हिसाब से आपको ये पैसे मिल जाते हैं। वो सीधा आपको एक सेविंग अकाउंट देना पड़ता है साथ में, जो सेविंग अकाउंट के अंदर आपका वो पैसा आ जाएगा। जब बेचोगे म्यूचुअल फंड तो भी कोई दूसरा वो पैसे कहीं जा नहीं सकते, सीधा आपके अकाउंट में आएगा। तो ये सेफ है एकदम, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई बार बार किसी ने बेच के पैसे निकाल लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, अभी दूसरा एक ऑप्शन इसके अंदर ये है, ग्रोथ का ऑप्शन आता है। तो जैसे आपको नहीं लेना है पैसे, डिविडेंड नहीं चाहिए आपको, जरूरत नहीं है पैसे का, तो आप ऐसे कर सकते हो, उसको रीपर्चेज में बोल दो, उसको इंस्ट्रक्शन दे दो कि मुझे रीपर्चेज करना है। तो आपको क्या होगा, ब्याज नहीं आएगा उसका आपको खाते में, लेकिन उसके सामने वो लोग उस दिन का जो एनएवी है, मतलब उस दिन का जो भाव है यूनिट का, उसके हिसाब से वो लोग खरीद लेंगे उतने ज्यादा यूनिट, और आपको आपके मतलब यूनिट बढ़ जाएंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि पहले उसके पास 50 थे, उसने पैसे नहीं लिए तो और 4 यूनिट बढ़ गए उसके, तो उसके पास अभी हो गए 54 यूनिट, क्यों, उसने ब्याज नहीं लिया है। अब ये एनएवी कैसा है, जिसे अभी ये क्वेश्चन फॉर्म में भी ले लिया है कि नेट एसेट वैल्यू है, वो प्राइस पर्टिकुलर रोज रोज चेंज होता है शेयर बाजार के जैसा। तो वो आपको ये बहुत जगह पे नेट में बहुत सारी जगह है, मनी कंट्रोल या कहीं पे भी आप इसको एनएवी खोल सकते हो स्कीम का। एनएवी कैसे कैलकुलेट करते हो, तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दिया है कि डिडक्ट एक्सपेंसेस जो डिडक्ट हो जाते हैं, मतलब आपने 1000 रुपए स्क्वायर फीट का एक मकान है, वो ब्रोकर के हेल्प लेके आपने 30 लाख में बेच दिया, और उसने वो ब्रोकरेज उसने 50,000 रुपया आपका ब्रोकरेज लिया, चार्ज लेगा ना, वो आपको मदद कर रहा है बेचने में। तो आपका कितना बचा पैसा नेट आपके हाथ में, कितना आएगा, 50,000 तो उसको दे दिया, तो ये 29,50,000 रुपया आपके हाथ में आया, डिवाइडेड बाय आपका 100 स्क्वायर फीट का 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था, तो डिवाइडेड बाय 1000, तो आपका 2950 पर स्क्वायर फीट, तो ये इसका एनएवी हो गया। तो इस तरह से यूनिट में भी वो खर्चा निकाल के जो बचता है उसको आप डिवाइड करो तो वो उसका एनएवी। वो ये अब डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा ये एसओए, जैसे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये 101 से 3 पेज का वो एक शीट आता है जिसमें आपका पूरा डिटेल होता है कि आपके नाम पे इतने यूनिट है, आपका बैंक अकाउंट नंबर ये है, ज्वाइंट होल्डर साथ में ये है या नहीं है, या नॉमिनी ये है, सब चीज आपके इतने यूनिट है, ये तारीख को इतना था, अभी आपका भाव बढ़ के आज की तारीख में जिस दिन का आप स्टेटमेंट निकालोगे उस दिन का आपको उसका कितना पैसा आज मार्केट में मिल रहा है वो सीधा अकाउंट में दिखा देगा। तो इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। वो आप सीधा आप मेल से डायरेक्ट मेल आईडी दे दो तो कंपनी आपको भेज देगी। अभी तो बहुत सारे सभी म्यूचुअल फंड वालों ने मोबाइल एप्लीकेशन में ऐप दे दिया है, आप सीधा ऐप डाउनलोड कर दो, आप सीधा आप पोलियो नंबर डालो, आपको सीधा आपको उसका अकाउंट देखने को मिल जाता है। बहुत सिंपल हो गया है। अच्छा, अभी क्यों डालना है पैसा म्यूचुअल फंड में, तो इसके एडवांटेज सुन लो ब्रीफ में। एक तो आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, आपको पता नहीं आपके पैसे कहाँ पे रोकने हैं, आपको डूबेंगे या बढ़ेंगे, तो ये एक्सपर्ट जो है वो थोड़ी सी फीस लेके आपके पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट करता है। रिटर्न ऑब्वियसली मैंने आगे ही बोला, कुछ जगह पे 5 से 10 गुना बैंक से ज्यादा मिलता है, सब में नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको हर बार 5 गुना पैसा मिलेगा, कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर बैंक इंटरेस्ट से तो आपको गारंटेड ज्यादा ही रिटर्न मिलने वाला है, अच्छे म्यूचुअल फंड में समझ के डालते हो तो। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन है एडवांटेज, मतलब आप जब एक शेयर लेते हो
तो एक शेयर के ऊपर आपको पूरा डिपेंड हो जाते हो। वो शेयर का भाव बढ़ा तो आपके पैसे बढ़े, शेयर का भाव कम हुआ तो आपके पैसे कम हो जाएंगे। यहाँ पे आप एक म्यूचुअल फंड लेते हो तो वो कनेक्टेड होता है मिनिमम 30 शेयर्स के साथ। तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि एक रात में वो 30 शेयर के भाव और टॉप 30 जो होता है रेटिंग में, उनके टॉप 30 शेयर्स में से होता है 30 से 50 शेयर के भाव होते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि आपने जो पैसे डाले हैं वो थोड़े थोड़े करके 30 शेयर में डाल दिए, तो ये आपका कम होने का चांसेस भी ऑलमोस्ट नील हो जाता है। और टैक्स बेनिफिट कुछ स्कीम ऐसी है जिसमें आपको ELSS है, उसमें आपको इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। अच्छा, अभी लोगों को बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मिलता है कि लेना तो है लेकिन लोग ये बोल रहे हैं मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तो मुझे कौन सा लेना चाहिए। तो ये आपको ब्रीफ में दे रहा हूँ, सीधी जानकारी शॉर्टकट में। बहुत सारा वैसे सब अवेलेबल होता है नेट पे, लेकिन वो बहुत लंबा डिटेल में दिया है, यहाँ एकदम ब्रीफ में मैंने सीधा एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। डेब्ट फंड ये क्या है, जिसको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। डेब्ट फंड लो इनकम फिक्स्ड इनकम फंड, इसमें इनकम आपका फिक्स रहता है, क्योंकि आपके पैसे वो कहाँ लगाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। तो रिटर्न भी आपको कंपेरेटिवली थोड़ा कम मिलेगा दूसरी स्कीम के हिसाब से, लेकिन आपके पैसे की सेफ्टी ज्यादा, मतलब रिस्क है तो एवरेज रहता है। दूसरा है इक्विटी फंड, तो ये समझ में आ गया डेब्ट फंड। दूसरा है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड उससे उल्टा है, जो शेयर मार्केट में पैसा लगता है, जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अब रिस्क ज्यादा है तो आपका रिटर्न भी ज्यादा आएगा, तो पैसे भी आपको ज्यादा मिलता है। अच्छा, अब आपको कैसा इन्वेस्ट करना है, कोई इन्वेस्टर है वो क्या बोलेगा, नहीं मुझे तो ऐसा कुछ बताओ जिसमें मुझे रिस्क भी ज्यादा नहीं लेना है और रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, ये दोनों चीज साथ में चाहिए। तो उनके लिए ये है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में क्या होता है, दोनों का बेनिफिट मिलता है आपको। उस टाइप के फंड वो लोग लेते हैं जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है और रिटर्न भी वो डेब्ट फंड से थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो इस तरह से आप ये हाइब्रिड फंड में भी एक पैसे अपने डाल सकते हैं। अच्छा, अभी ये बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ये हो गया बेस्ड ऑन क्लास एसेट। अभी ये हो गया बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, ये खास ध्यान रखना, ये देखना होता है लेने से पहले। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में क्या होता है, आप बंधे हुए नहीं हो, आज आपने खरीदा कल बेच सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, मतलब आप कोई फिक्स नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं ओपन एंडेड फंड्स। तो इसमें आप एनएवी आपका बढ़ता है, जब आपको लगे कि मेरा एनएवी इसका भाव बढ़ गया है तो आप जिस दिन मर्जी पड़े बेच दो, बिक जाएगा मार्केट। और ये क्लोज एंडेड में क्या होता है, प्री डिफाइंड मैच्योरिटी पीरियड के साथ ही आता है, तो आप बीच में इसको बेचना चाहते हो तो नहीं, मतलब आपके पैसे क्या हो गए, लॉक हो गए, आप बेच नहीं सकते हो कुछ टाइम के लिए। तो जब भी लेना है तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है तो आप तुरंत ले सकते हो या बेच सकते हो, लेकिन ये क्लोज एंडेड ले तो सकते हो लेकिन बेच नहीं सकते हो, इसलिए उसमें वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा, ट्रेडिंग का वॉल्यूम है बहुत कम होता है। अच्छा, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, हमको लेना है जब भी म्यूचुअल फंड तो हमारा नीड क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हमको लेना चाहिए। तो इसके अंदर ग्रोथ फंड है, मतलब आपके पैसे बढ़ाने हैं आपको तो ग्रोथ फंड में डालो। इनकम चाहिए रेगुलर, तो इस तरह के भी है जिसमें आप थोड़े थोड़े पैसे आपको मिलते जाएंगे। लिक्विड फंड मतलब लिक्विडिटी ज्यादा रहती है, कुछ फंड ऐसे होते हैं जिसमें आपको तुरंत पैसे वापस मिल सकते हैं, तो लिक्विड फंड है। फिर टैक्स सेविंग, टैक्स के बेनिफिट से ले रहे हो तो टैक्स सेविंग फंड ले लो, तो आपका टैक्स में कटौती हो जाएगा। अच्छा, अभी कोई पूछेगा ये बहुत सारा, ये झमेले में नहीं पड़ना है, मुझे सीधा बता दो कि मैं कौन सा लूँ। तो देर इज नो और राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यही ले लो फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक गोल आपका, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आपको लेना चाहिए। तो अभी रफ गाइडलाइन के लिए मैंने लिया है, अगर आप रिटर्न 1 से 3 साल में करते हो तो आपका गोल क्या हो गया, शॉर्ट टर्म गोल हो गया, टारगेट जो पैसे बनाने का, तो उसके लिए आप डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको रिटर्न 3 से 5 साल में चाहिए तो आपका गोल कैसा हो गया, मीडियम टाइप का गोल हो गया, तो उसमें आप हाइब्रिड फंड में जा सकते हो। और अगर 5 साल से बाद में रिटर्न चाहिए, अभी आपको 5 साल तक कुछ नहीं चाहिए उसमें से, भूल जाना है 5 साल के लिए, तो लॉन्ग टर्म गोल हो गया आपका, तो उसमें आप इक्विटी फंड में डालो, पैसे बहुत बढ़ेंगे। ये सबसे अच्छा मेरे हिसाब से ये लास्ट वाला है, क्योंकि अभी शेयर मार्केट भी बढ़ रहा है। तो अच्छा, अभी ध्यान क्या रखना है, देखो
व्हाट प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन व्हाइल इन्वेस्टिंग। अभी म्यूचुअल फंड में डालने से पहले ध्यान में क्या रखना है, तो क्या क्या चीज देखनी होती है। एज ऑफ फंड कितना पुराना है, मतलब आजकल नई कंपनी तो आके नहीं बैठ गई है मार्केट में। रिटर्न क्या दे रहा है, कुछ पिछले 5 सालों में उसने कैसा रिटर्न दिया है वो पूछ लो। लॉक इन पीरियड उसका क्या है, मतलब कितने साथ मेरे पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। एंट्री और एग्जिट लोड, मतलब लेने टाइम पे कुछ पैसा कटेगा या छोड़ने के टाइम, बेचने के टाइम पे कुछ पैसे कटेगा, वो एंट्री एग्जिट लोड होता है। तो अगर यहाँ पे भी मैं आपको ये SLR रूल के बारे में बताना चाहता हूँ, स्ट्रिक्टली फॉलो ये करो। सेफ्टी देखो, लिक्विडिटी देखो और उसके बाद में रिटर्न देखो। अच्छा, अभी कौन से नहीं लेने चाहिए, चलो ये मुझे पता है कौन से नहीं लेने चाहिए, क्यों, वो भी मैं आपको रीजन के साथ बता दूं। बैलेंस और हाइब्रिड फंड नहीं लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो, जो खर्चा होता है जो एक्सपर्ट का, वो ज्यादा होता है। तो आप चार्ज फी, एक्सपर्ट को ज्यादा फी दे देते हो, थोड़ा पैसा ज्यादा, फीस ज्यादा है उसका। फिर फंड्स ऑफ फंड्स, मतलब ये कैसा फंड है, ऐसा होगा, ये टाइप की स्कीम होगी जिसमें फंड ऑफ फंड लिखा होगा, वो भी नहीं लेना है, क्योंकि ये सब फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड, डिफरेंट म्यूचुअल फंड को इकट्ठा करके वो लोग खरीदते हैं, तो इसमें भी एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो गया है। फिर एनएफओ क्या होता है, न्यू फंड ऑफरिंग, मतलब ये नया कोई कंपनी आ रही है म्यूचुअल फंड लेके, तो जब पुरानी इतने सारे है तो नए में क्यों डालना, उसका परफॉर्मेंस भी ना जाने, तो ये भी नहीं लेना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि सब खराब होता है, लेकिन अवॉइड करना चाहिए रेगुलर प्लान स्कीम। तो इसमें क्या होता है, कमीशन इज पेड फॉर रेगुलर प्लान। कमी रेगुलर प्लान है तो कमीशन कुछ देना पड़ता है आपको, अगर डायरेक्ट प्लान में है तो आपको कोई कमीशन देना नहीं पड़ता है। फिर मिड कैप फंड, ये लार्ज कैप एक्टिव फंड, सॉरी लार्ज कैप एक्टिव फंड, इसमें क्या होता है, फंड्स आर इन्वेस्टेड इन टॉप 100 परफॉर्मिंग स्टॉक्स। तो उससे अच्छा है आप इंडेक्स फंड ले लो। इंडेक्स फंड लार्ज फंड से अच्छा है। मिड कैप फंड है, उसमें 101 से 250 परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं, मतलब शेयर्स होते हैं, उसमें लेते हैं। तो ये लार्ज एंड मिड कैप फंड है, वो अच्छा है, मिड कैप फंड में से लेने से अच्छा है लार्ज एंड मिड कैप फंड। फिर एक होता है सेक्टोरल और थीमेटिक फंड, तो इसमें क्या होता है, रिटर्न्स बहुत हाई होते हैं। अगर मार्केट कब, जब मार्केट बढ़ता है, बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है इसमें, लेकिन एट द सेम टाइम लॉसेस भी बहुत ज्यादा होता है। अगर मार्केट गिर गया तो आपके पैसे भी म्यूचुअल फंड में डाले हुए सब डूब जाएंगे, तो ये रिस्की बहुत ज्यादा है, रिटर्न तो अच्छा मिलता ही है। फिर डेट फंड, ये एडवाइजेबल नहीं, मैं नहीं एडवाइज करता, क्योंकि बहुत रिटर्न कंपेरेटिवली बैंक से तो ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन सब म्यूचुअल फंड में सबका रिटर्न इससे मिनिमम होता है। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर करना है तो ठीक है, वरना मत करो इसमें, ठीक है। अच्छा, अभी देखो ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर इसमें आपको मजा आ रहा है तो जान के। आप कोई भी जो पैसा लगाते हो, कुछ भी कहीं पे भी आप पैसा डालते हो, तो ये एक फॉर्मूला है, शायद सबको मालूम ही होगा, कुछ नया नहीं लाया हूँ उसमें। ये सिंपल फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन, वेयर ए इज आपका अमाउंट है, ई है इन्वेस्टेड अमाउंट। आप 1000 रुपये यहाँ डालते हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डेसिमल में है, मतलब 5% है, तो आपको 0.005 लिखना है। रेस टू एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। ये फॉर्मूला से आप पैसे डालते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट डालते हो और ड्यूरेशन डालते हो। 3 चीज चाहिए आपको, कितना पैसा लगा रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और कितने साल के लिए डाल रहा हूँ। तो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं ना, वो सब ऐड होके, कंपाउंडली एडेड होके आपको सीधा एक फिगर मिलता है कि आप इतने पैसे डालोगे तो इतना बन जाएगा। तो ये एग्जाम्पल मैंने देखो लिया है। अगर मैं 1 लाख रुपया 15% और 20 साल के लिए रखता हूँ, तो मैच्योरिटी अमाउंट आफ्टर 20 years विल बी डिफरेंट विथ डिफरेंट एक्सपेंस रेशियो। ये फिक्स है, इससे मैंने रिटर्न तो निकाल लिया कि 1 लाख रुपया में लगाता हूँ, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 20 साल के लिए पैसा लगे। जस्ट एग्जाम्पल दिखाया है आपको, एक्सपेंस रेशियो आधा परसेंट से कितना फर्क पड़ता है ये जानने के लिए। तो ये एक्सपेंस रेशियो यहाँ कितना है, 0, मतलब आपको कोई चार्ज वार्ज नहीं देना है, एक्सपेंस रेशियो 0 हो गया। और लास्ट में क्या है, एक्सपेंस रेशियो 3 हो गया। इसमें से आप देखो, यहाँ पे आपकी अगर ये 1 लाख रुपए डाले हैं, तो एक्सपेंस रेशियो अगर 0 है, तो आपके पास कितने साल के बाद, 20 साल के बाद आपके पैसे कितने हो जाएंगे, 16 लाख। 1 लाख रुपए का कितना बन जाएगा, 16 लाख। कब, जब एक्सपेंस रेशियो 0 है। लेकिन
अगर 0.5% भी लेते हो तो 1 लाख कम हो गया, 1 लाख से ज्यादा कम हो गया। देखो यहाँ 15 लाख हो गए। और अगर एक्सपेंस रेशियो बहुत हाई है, 3 है, तो 16 की जगह आपके हाथ में कितने आएंगे? 9.5 लाख रुपए ही आएंगे। तो ये कमाल होता है 0.5% इधर उधर का। तो ये देख लो कि आप एक्सपेंस रेशियो, इसलिए जो कुछ फंड है जिसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है उसमें नहीं जाना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक बहुत लोग मतलब यहाँ देखो डिफरेंस कितना हो गया, 9 से 16 से 9.5, मतलब 6.5 लाख से 6.72 लैक्स का तो नुकसान ही हो गया। आपको इतना ही मिलेगा हाथ में। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा था। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये दूसरा, ये लोग बहुत पूछते हो एसआईपी क्या होता है। तो ये है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे आपको पता है कि आपको 15 साल के बाद आपकी लड़की की शादी करनी है, वो टाइम पे आपको 25 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अभी आपने सोच लिया, तो अभी आप क्या करते हो कि सपोज 5,000 रुपये हर महीने कोई फंड में डालते हो 15 साल तक के लिए, और रिटर्न आपको उसका 12% मिल रहा है। तो 15 साल के बाद आपको ये 25 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसा कुछ कैलकुलेशन है, एसआईपी कैलकुलेटर भी होता है, इसमें आप डालो, मोबाइल पे नेट पे सब अवेलेबल है। एसआईपी कैलकुलेटर खोल के डालोगे, कितना मैं डालता हूँ और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मेरे कितना पैसे बनेंगे, वो सीधा दिखा देगा कितने बनते हैं। तो ये आपको हर महीने 5,000 रुपये 15 साल के लिए डालने से 12% के रेट पे आपको 15 साल के बाद आपके हाथ में 25 लाख रुपए का आपके हाथ में आ जाएंगे। अच्छा, मान लो किसी कारणवश 25-15 साल के बाद आपको ये पैसे का जरूरत नहीं है, कुछ भी हो गया, लड़की ने शादी करने से मना कर दिया या उसका डेथ हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको ये पैसे का किसी भी हालत में वो जरूरत नहीं पड़ा उसके शादी के लिए जो बचा के रखे। तो अभी आप क्या करते हो, उसको कंटिन्यू करते हो कि चलो भाई मैं अभी और इसको 10 साल तक एक्सटेंड कर देता हूँ। 15 की जगह आपने कितने साल किया? 25 साल। 10 साल आपने और कंटिन्यू कर लिया। तो अब जो आपको अमाउंट मिलने वाला है, पहले अगर 15 साल में उठा लेते थे पैसे तो आपको कितना मिलता था? 25 लाख रुपए। अब उसको आपने वो 25 लाख नहीं लिए किसी कारणवश, और अब आप इसको एक्सटेंड कर रहे हो और 10 साल के लिए, तो आपको यकीन नहीं होगा, आपके हाथ में करीबन 95 लाख रुपीज आएंगे 25 साल के बाद। तो बाय इन्वेस्टिंग जस्ट मोर फॉर 10 years, your maturity amount increases from 25 lakhs to 95 lakhs, almost 4 times. तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट जो बढ़ता है उसका कमाल है। ये कैसे पैसे बढ़ते हैं इसका हिसाब है, ये कोई मैं मैजिक से नहीं ला रहा हूँ। आप भी डालोगे तो आपको भी मिलेगा, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन किसी जानकार को पूछ लेना कि क्या ये सही बता रहा है बंदा, कि ऐसे ही हाँक रहा है, तो बोलेगा नहीं नहीं सही है। तो ये कहने का मतलब क्या है, आप जो इन्वेस्ट लॉन्गर टाइम के लिए करते हो तो गेन भी आपका राइज होगा, लेकिन वो मैक्सिमम बेनिफिट जो कंपाउंडिंग लेना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? जितना हो सके इतना अर्ली एज पे इन्वेस्ट करना चालू कर दो। हर महीने आपको कुछ ना कुछ, जो ये एसआईपी में होता है, बहुत सारी म्यूचुअल फंड की कंपनी में एसआईपी होता ही है। आप कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी में जाके एसआईपी कर सकते हो। इसको आप प्रॉमिस या प्रॉमिसरी नोट नहीं है कि मतलब आपके हाथ में पक्का इतना आएगा, क्योंकि अगेन ये सब मार्केट के ऊपर आधार है, मार्केट चढ़ बढ़ होता है, तो ये अमाउंट अमाउंट फिक्स नहीं है, तो जस्ट कैलकुलेशन में बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा, ये कुछ क्वेरीज थी लोगों के साथ डिस्कस करते, लोग पूछते थे, तो मैंने थोड़ा उसका इंफॉर्मेटिव पोर्शन के लिए डाल दिया। ब्लू चिप फंड क्या होता है? तो वो है लार्ज कैपिटल मार्केट फंड्स, उसकी साइज बड़ी होती है तो रिस्क लेस हो जाता है और फाइनेंशियली साउंड होता है। तो कंपनी क्या करती है, अपने म्यूचुअल फंड की स्कीम के आगे ब्लू चिप वर्ड लगा देती है, जैसे एसबीआई ब्लू चिप फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, उस तरह से स्कीम बाहर पाड़ देती है। इसलिए आज मैं आपको रिटर्न जो है, कुछ कंपनी में देखो, ये एग्जांपल मैंने लिया है, लास्ट ईयर की बात करूं तो कैनेरा रोबेको, एक्सिस ब्लू चिप फंड, कोटेक ब्लू चिप फंड, ये सब ने एक्सलेंट 30 से 50% में एक साल में दिया है रिटर्न। तो बैंक से तो आपका 10 गुना ज्यादा हो गया ना, 50%। मतलब ये कौन फंड क्या होता है? तो कौन फंड में क्या होता है, एक फिक्स मैथमेटिकल मॉडल होता है, जैसे एक इक्वेशन होता है फ्रेम कर दिया हुआ, वो उसके रूल से ही चलना है, इन्वेस्टमेंट उसके हिसाब से ही होगा इसके अंदर। तो वो रिस्क बहुत कम हो जाता है,
लेकिन रिटर्न भी इसके साथ कम हो जाता है। तो ये आप 2020 में देखो तो एवरेज रिटर्न फिर भी उसका 22% मिलेगा कंपेयर टू लार्ज कैप फंड्स। बट स्मॉल कैप फंड है उसमें 32% मिलेगा जो क्वांट फंड से ज्यादा था। अच्छा, कैसे आपको ये सब अच्छा लगा कि हाँ ये सब अच्छा बंदा बता रहा है, इतनी सारी स्कीम की भी जानकारी दे दी, अभी मुझे तो पैसे डालने हैं, तो क्या कैसे करना पड़ेगा मुझे? तो क्या करना है आपको? सी, अभी तो आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एफर्टलेस हो गया है। कोई भी एक ब्रोकर के पास जाओ, उसको बोलो मुझे इतने पैसे डालने हैं, वो आपको फॉर्म भरेगा, उसको साइन करके दे दो, साथ में आपका आधार कार्ड और वो दे दो, तो आपका सीधा वो आपको म्यूचुअल फंड खरीद और चेक दे दो उसको जितने पैसे का डालना है, और कंपनी बता दो, वो आपको गाइड करेगा कि आप इसमें डालो। इंस्टॉल मोबाइल ऐप कर लो, उसमें आप केवाईसी फॉर्मेलिटीज भी तुम ऑनलाइन भी कर सकते हो, ये ब्रोकर के पास नहीं जाना है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, केवाईसी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करो, ऑनलाइन फॉर्म एंट्री होती है उसकी, वो फॉर्म भर दो और फंड सिलेक्ट कर लो स्कीम के हिसाब से, और अमाउंट भर दो आपको जितना ट्रांसफर करना है। अभी आपको ये केवाईसी का कंप्लीट कैसे करना है, तो आपको आपका स्टेटस देखना है, तो गूगल पे ये टाइप करो CVL KRA KYC इंक्वायरी, और उस पे नीचे आपका पान नंबर डाल दो, तो सीधा आपका केवाईसी का स्टेटस आ जाएगा। ये घर बैठे बैठे ही आप कर सकते हो। अच्छा, ये सब हैंडलिंग कौन करता है? म्यूचुअल फंड का जो पूरा मार्केट चल रहा है वो हैंडल करने वाले जो एजेंसी है, ट्रांसफर एजेंट है, रजिस्ट्रार उसके, कैम्स और कार्वी, ये दो कंपनी बड़ौदा में उनका दोनों का ऑफिस है। और ये लोग पूरा जो आपका ले बेच का काम या ट्रांसफर का काम, नेम चेंज, पैसे रिटर्न करना, ये सब ये लोग काम करते हैं। फिर ये एक है ICW प्लान, तो ये पहले डिविडेंड प्लान था म्यूचुअल फंड का, उसका अभी ये लोग ने नया लास्ट ईयर से नाम सेबी वालों ने बताया कि ऐसा आपको अभी ये वो नाम नहीं चलेगा, ये डालना है, तो वो लोग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान, तो ये कहीं पे आपको शॉर्ट फॉर्म पढ़ने में आ गया हो तो इसलिए क्लैरिफिकेशन देता हूँ। अच्छा, अभी ये थोड़े फॉर्म, जैसे कई लोग को क्या प्रॉब्लम होते हैं कि भाई मेरे पास पापा का लिया हुआ था या रिलेटिव का कुछ है, लेकिन अभी उस कैसे ट्रांसफर, वो तो एक्सपायर हो गए, अभी उनको कैसे मुझे करना है, तो उसके लिए फॉर्म्स अवेलेबल है अलग अलग, T1 T2 T3 टाइप के मेन 3 फॉर्म है। T1 फॉर्म कब होता है, जब आपको दूसरा या तीसरा नाम निकालना है, आपके लिस्ट में से तीन तीन नाम है, उसमें दूसरा या तीसरा एक्सपायर हो गया है, वो नाम निकालने के लिए T1 फॉर्म भरना होता है, आप अगर फर्स्ट होल्डर हो तो। फिर T2 फॉर्म किसके लिए हो, अगर आपका दूसरा नाम है और फर्स्ट होल्डर को एक्सपायर हो गया है। और T3 फॉर्म किसके लिए है, जो एक या दो नाम है वो दोनों एक्सपायर हो गए और आप उसके अंदर रजिस्टर्ड नॉमिनी, आपके नाम का नॉमिनेशन किया, ज्यादातर ये केस ज्यादा होते हैं, पेरेंट्स दोनों के नाम से कर देते हैं, वो दोनों एक्सपायर हो जाते हैं, फिर बच्चे का नॉमिनी में नाम निकलता है, तो नॉमिनी को अपने नाम पे म्यूचुअल फंड ट्रांसफर कराने पड़ते हैं, तो उसके लिए उसको ये कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, T3। ये सब फॉर्म गूगल पे आप इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप देखो सर्च करो ट्रांसफर फॉर्म्स फॉर म्यूचुअल फंड, सब आ जाएगा। कैसे करना होता है, तो म्यूचुअल फंड का जो ट्रांसफर है, डिमाइस किसी का डेथ हो गया है, तो आपको क्या करना है, केम्स और कार्बीसी में से जाके कोई एप्लीकेशन देना होता है ट्रांसफर के लिए, और 21 दिन में वो स्लिप ले लेना है, और 21 दिन में वो ट्रांसफर करके वो लोग दे देते हैं। कई बार लेट होता है तो महीना भी लगता है, लेकिन हो जाता है। कैसे कैसे डॉक्यूमेंट चाहिए उसको ट्रांसफर करने के लिए, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट सीक्वेंस में लगा दो, जैसे ओरिजिनल कॉपी वो ओरिजिनली चाहिए, पान एसेट्री सब दिया है, क्या क्या करना है, वो जब करना है तो आप पढ़ लेना, पूरा डिटेल दिया है। अच्छा, बैंक का भी आपको वेरिफिकेशन कराना है तो उसमें एम्प्लॉय कोड के साथ ही चाहिए, उसके बिना वो लोग नहीं चलाते। तो इतना ये चीजें आप सीक्वेंस में लगा के जाओ सीधा, उसको दे दो कैम्स और कार्बन में, 21 दिन में आपका नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, अभी कुछ रूल्स है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के, तो ये कुछ रील्स मेरे एक रिलेटिव ने भेजे थे, मैंने वो आपको शेयर कर रहा हूँ, उसमें से अच्छा थोड़ा लेके, तो थंब रूल्स है। तो ये थंब रूल आप देखो क्या है, आपको टाइम पीरियड है, कितने टाइम में आपके पैसे, सबको क्या मैं 1 लाख रुपए लग कितने टाइम में डबल हो जाएंगे इसमें डालूंगा, तो आपको टाइम पीरियड जानना है, डबल होने में कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए एक सिंपल रूल है, डिवाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 72, मतलब 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो क्या किया आपने, 72 डिवाइडेड बाय 6, 72 को डिवाइड कर दो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो आंसर आता है उतने साल लगेंगे, मतलब अगर ब्याज का दर 6% है तो आपके पैसे डबल होने में 12 साल लगेंगे।
सीधा हिसाब है, वेरी सिंपल। 72 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट विल गिव यू टाइम, कितने साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। अच्छा, अभी आपकी एज के हिसाब से आपको कैसे म्यूचुअल फंड लेने चाहिए। देखो, अगर आप 100 माइनस योर एज आप डिडक्ट कर दो इसमें से, 100 में से आपका एज जो भी है अभी 100 में से उसको डिडक्ट कर दो। जैसे आपका 30 एज है तो उसमें जो बचता है, जो आंसर आता है उतना आप इक्विटी में डाल सकते हो। मतलब आपका 30 साल का उम्र है तो 100 माइनस 30 तो कितना बचा, 70। तो आप इक्विटी में 70% डाल सकते हो और थर्ड 30% है बाकी का वो फिक्स डिपॉजिट में डाल दो। लेकिन अगर आपका एज 60 है, 60 के ऊपर 60 है तो 60 माइनस और 100 माइनस 60 तो कितना आया, 40। तो आपको 40% से ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना है, सिंपल ये रूल है। फिर ऑलवेज मिनिमम कीप 3 मंथ इनकम विथ यू एज इमरजेंसी फंड। सब पैसे मत डाल दो सेविंग में, थोड़ा 3 महीने का आपका इनकम है उतना रहने दो। आड़े हाथ में कभी आड़े वक्त में काम लगता है या किसी को पास मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है वो टाइम। और ईएमआई लेते हो मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट जब आप लेते हो तो ये हमेशा ध्यान रखो कि आपका जो मंथली इनकम है उससे ये 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए इंस्टॉलमेंट, नहीं तो आप मुश्किल में आ सकते हो। ये सेफ्टी के लिए आपका जितना इनकम है, मतलब आप 1 लाख रुपया मान लो आज महीने कमा रहे हो तो आप 40,000 के ऊपर का इंस्टॉलमेंट है तो वो आपके लिए रिस्की है। सीधा 70-80 हजार का इंस्टॉलमेंट मत भरो, वो नहीं लेना चाहिए। वैसे लोग लेते हैं, कुछ होता नहीं, लेकिन ये ऐसे गाइड पॉइंट्स है। और जब LIC पॉलिसी लेते हो कभी भी तो देखो कि सम एश्योर्ड शुड नॉट बी मोर देन 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। जो LIC पॉलिसी लेते हो तो सम एश्योर्ड का एक अमाउंट आता है, वो आपका एनुअल इनकम से 20 गुने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़े इन्वेस्टमेंट के लिए पॉइंट है। अभी लास्ट में कंक्लूड करता हूँ, टाइम बहुत जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स ऑन टाइम। But before you invest, take enough time to go through different fund options. And don't invest in fund because your colleagues or your friend has invested. आपके दोस्त ने डाला है तो मुझे भी डालना है, ऐसा करके मत डालो। आइडेंटिफाई योर गोल्स, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डालो। और अगर जरूरत पड़े तो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर को मिलो, उनसे बात करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी प्लान करो। लास्ट में ये गोल्डन सेंटेंस हमेशा याद रखो, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। मतलब आपने डाला, पैसा मिला तो सब निकाल निकाल के अंदर झोंक दिया, ऐसा भी वो नहीं करना है। ओके, थैंक यू।